नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। कोरोना के कहर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लगातार आंकड़े आपके सामने आते हैं। हर रोज यानी हर 24 घंटे में एक आंकड़ा अपने पिछले आंकड़े को छोड़ देता है और वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता हुआ ये आंकड़ा ही दरअसल चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि जो स्थिति है वो दो तरफ से चुनौतीपूर्ण है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें कोरोना के संक्रमण को न केवल रोकना है बल्कि उसे खत्म करना है। इसके अलावा हमें अर्थव्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखना है। कम से कम इतना तो रखना ही है कि हम डेंजर जोन में जाने से बच जाएं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तरह तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। पहले जो सरकार की तरफ से बताया गया है वो हम आपके सामने रखते हैं, और फिर विपक्ष के नेताओं ने आज जो सरकार से कहा है उसको आपके सामने रखते हैं, और फिर हम इस पर चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि आंकड़े अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस का आंकड़ा है ऑल ओवर वर्ल्ड, अब वो 38,61,000 से ज्यादा हो गया है। यानी जो संक्रमित पेशेंट हैं उनमें इजाफा हो रहा है। 38,61,000 के पार ये चला गया है। 12,89,000 से ज्यादा पेशेंट ठीक हुए ऑल ओवर वर्ल्ड। दुनिया में कोरोना से अब तक 2,69,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश में आप देखिए 56,300 के पार यह आंकड़ा चला गया है। देश में 16,540 पेशेंट कोरोना से ठीक हो चुके हैं, और भारत में अब तक जो मौतें हैं वो 1,886 हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के फिगर को आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 3,100 के पार स्थिति चली गई है, और अब तक जो ठीक हुए लोग हैं वो 1,250 हैं, जबकि 63 लोग कोरोना की वजह से काल के गाल में समा गए। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो लगातार कोरोना संक्रमण और इससे प्रभावित लोगों की मदद में जुटी है, उन्होंने आज कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि कोई भी मजदूर भाई, हमारा कामगार भाई पैदल घर न जाए। बाकायदा अपील की आज मुख्यमंत्री ने। तकरीबन हर रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना की प्रदेश भर में समीक्षा बैठक होती है और तरह तरह के दिशा निर्देश उसमें दिए जाते हैं। प्रवासी मजदूरों से संबंधित एक ऐप को आज लॉन्च किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ऐप लॉन्चिंग के वक्त उन्होंने कहा, यह अपील रखी कि प्रवासी भाई, प्रवासी मजदूर खासतौर से, वो पैदल ना आए, साइकिल से ना आए। सरकार उनके लिए इंतजाम कर रही है, व्यवस्था कर रही है। हर एक प्रवासी मजदूर को उसके घर पहुंचाया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा एक नियमावली बनाई गई है। पहले वो लाए जाएंगे, उन सब की जांच की जाएगी। जांच करके जो स्वस्थ होंगे तो उन्हें राशन दिया जाएगा, फिर उनके अपने घर भेजा जाएगा, और जो स्वस्थ नहीं होंगे उन्हें जांच के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, भेजा जाएगा। यह एक स्थिति बन रही। केंद्र के स्तर पर देखिए तो आज जो आईसीएमआर, हेल्थ मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह बताया गया कि जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हो रहा है, भारत का लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जो चिंता की बात है वो है मौतों का होना, और जो कर्व है कोरोना के कर्व में किसी तरह की कोई कमी ना आना, यह सबसे ज्यादा चिंता की बात है। यह भी हुआ है कि पिछले 4-5 दिन में तकरीबन अगर एक हफ्ता आप जोड़ें तो जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़े हैं, और ये बढ़ते केसेस लॉकडाउन 3 के बाद और ज्यादा चिंता का सबब बने हुए हैं। जो जानकारी दी गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसमें यह बताया गया कि अब तक 70,000 प्रवासी मजदूर, हमारे प्रवासी मजदूर भाई वापस आ चुके हैं, और 79 ट्रेनें चल रही हैं, चलाई जाएंगी, जो कल तक उन्हें और लेकर आएंगी। ये एक स्थिति है। इस सब के बीच आज एक बड़ी दुखद घटना हुई। वो घटना ये कि औरंगाबाद में कुछ जो एक मजदूरों का दल था जो पैदल ही यात्रा कर रहा था, अपने गंतव्य तक पहुंच रहा था, रेलवे ट्रैक के जरिए वो थक कर सो गए थे, और एक मालगाड़ी आई जिसका उनको अंदाजा नहीं चला, और उस मालगाड़ी ने उनको कुचल दिया, और इस तरह से 16 हमारे मजदूरों की दुखद मृत्यु इस घटना की वजह से हुई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष या दूसरे बड़े नेता तकरीबन रोज ही अलग अलग तरह से सरकार को कुछ कुछ कह रहे हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने बहुत सारे सुझाव रखे। उस सुझाव में यह भी कहा राहुल गांधी ने कि 7,500 रुपए सरकार दे, मजदूरों को कम से कम 5,000 रुपए जरूर दे और इसके लिए 65,000 करोड़ का एक पैकेज दिया जाए। अगर मजदूर भाइयों को 5,000 रुपए दिए जाते हैं प्रति परिवार, प्रति मजदूर, तो इससे 65,000 का जो खर्चा आएगा 65,000 करोड़ का, और यह सरकार तुरंत करे। उन्होंने यह भी कहा कि एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए अब वेट करने की आवश्यकता नहीं है, इंतजार की जरूरत नहीं है, तुरंत इसको जो है एक्शन में लाया जाए, क्योंकि पहुंचते पहुंचते कुछ वक्त लगेगा और फिर संभलते संभलते भी वक्त लगेगा। हमने कल आपको बताया था कि कल सोनिया गांधी ने जब बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उन्होंने सरकार से यह पूछा था, केंद्र सरकार से, कि भाई 17 तारीख के बाद का रोड मैप क्या है, यह देश के सामने रखा जाए, जिस पे हमने कल चर्चा भी की थी। राहुल गांधी ने आज कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कोरोना पर सच नहीं बताया जा रहा है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों और मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से लगातार यह बताया जा रहा है कि डायरेक्ट खातों में पैसे डाले जा रहे हैं। 500, 1,000 या फिर बाकी दूसरे मजदूरों को भी तमाम पैसे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो 1 क्लिक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 670 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, जब यह संक्रमण बढ़ रहा था, जब शुरुआत के दिन थे। तो यह सारी एक स्थिति है जिस पर हम अगले 1 घंटे में बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम बहुत जल्दी से परिचय कराएं। हमारे साथ विनीत शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विनोद सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। नावेश शिको साहब हमारे साथ हैं, सम्मानित विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल तलान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और डॉक्टर हरजीत सिंह भाटी, पीएमएसएफ, हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भाटी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहते हैं सर, और ये जो एक करंट सिचुएशन है जिसमें 2-3 चीजें चिंता का सबब बनी हुई हैं, जिन पर हम तकरीबन रोज बात करते हैं, क्योंकि रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को अपडेट किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। हमें ये बताइए कि अब चैलेंज को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब प्रतिक्रियाएं ये आ रही हैं कि साहब इसके साथ रहने की आदत हमें डालनी है। ऐसे में कौन कौन से एहतियात हैं जो हमें और बरतने की आवश्यकता है? आज राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह रहे थे भाटी साहब, डॉक्टर भाटी, पत्रकारों से, कि हमें अब डर से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर हम इस बात को मेडिकली आपसे समझना चाहें तो आप क्या उत्तर देंगे, क्या जवाब देंगे जब वो ये कहते हैं कि डर से निकलने की जरूरत है? प्लीज बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो हम अभी तक जो है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम का पूरा जो मैनेजमेंट अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं, जो प्लानिंग चल रही है, वो बहुत ज्यादा लॉकडाउन पे डिपेंडेंट रही है अभी तक। अच्छा, अभी तक बहुत ज्यादा उसको लॉकडाउन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कितना स्ट्रांगली करना है, उसके ऊपर हमारी ज्यादा डिपेंडेंसी रही है। उसके अलावा अगर हम सोचें कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को जो है टेस्ट करना था, उनको ट्रेस करना था, एक ट्रेसिंग करके उनको जो है इंडिविजुअली आइसोलेट करना था, उससे फिर भी हम कहीं ना कहीं जो है लैग किया है। अच्छा। और बाकी आगे आने वाले समय में, क्योंकि अगर आप देखिए तो एम्स के डायरेक्टर ने भी अभी बोला है कि जून जुलाई में इस बीमारी का पीक आने वाला है। ठीक बात है। अगर हमारे केसेस भी हम देखें तो अगले 1 हफ्ते में हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे, मतलब हमारे नंबर इतना ज्यादा, नंबर ऑफ केसेस, पॉजिटिव केसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास अब 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस होने वाले हैं। उतना ही ज्यादा हमारा जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो भी ओवरवेल्म्ड होने वाला, उसमें वो भी पूरा भरने वाला है। तो अब हम और हमारा अगले आप देख लीजिए कि अभी अराउंड 1 हफ्ते में ही अपना 1 या 8-10 दिन में ही हमारा लॉकडाउन भी खत्म होने वाला है। तो ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग सी सिचुएशन अभी नहीं नजर आ रही है। और जहां तक ये बात कही जाती है कि हमें लॉकडाउन, हमें जो है इस बीमारी के साथ ही जीना सीखना चाहिए, तो ये WHO बहुत पहले से कह रहा है कि अब हमें न्यू नॉर्मल्स बनाने हैं। अब हमें इस बीमारी के साथ। डॉक्टर भाटी, बस छोटा सा बात देखिए, सरकार चाहे वो केंद्र की हो या फिर प्रदेश की हो, जो रोज जानकारी रख रही है, हम उस जानकारी को आधार बनाकर कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहते हैं और उनको फिर आप उत्तर करिएगा, जो आप कहेंगे और फिर हम उस बात को विश्लेषकों के पास लेकर जाएंगे। डॉक्टर भाटी, देखिए, आप कह रहे हैं कि कोई बहुत प्रॉमिसिंग सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है आने वाले दिनों के लिए, जबकि जो सरकार कह रही है, जो सरकार का दावा है, खासतौर से
तकरीबन रोज आईसीएमआर, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यह बताया जा रहा है कि जो हमारा रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है, 29% से ज्यादा हो गया है केंद्र के स्तर पर, यानी ऑल ओवर इंडिया। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया वो 40.09 यानी 40% से ऊपर हो गया। इसे आप कैसे देखते हैं? यह बताया जा रहा है कि अब पीपी किट्स की कोई कमी नहीं है, तकरीबन 2.5 लाख पीपी किट्स रोज प्रोडक्शन हिंदुस्तान में ही हो रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसके अलावा बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेंटर को, बड़े सेंटर्स को नहीं, जिला मुख्यालयों को कम से कम उत्तर प्रदेश के स्तर पर तो तैयार किया ही जा रहा है, जहां अगर कोई भी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आए तो लोगों को ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जाए। अभी 3-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर भाटी, उसमें उन्होंने ये बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी पेशेंट वेंटिलेटर पर नहीं है। ये एक अच्छी बात है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप ये कहें, इसी तरह टेस्ट को लेकर हम ये भी आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, उत्तर प्रदेश 4,500 से ज्यादा टेस्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश अगर हम ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से देखें तो भी टेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, 80-90 हजार के आसपास हम खड़े हैं। अब तक 12 लाख से ज्यादा टेस्ट कर लिए गए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें और ज्यादा टेस्ट की जरूरत है, क्योंकि हम 135 करोड़ की आबादी के दिन हैं। हम कहना और पूछना आपसे ये चाह रहे हैं कि हम लगातार क्वांटिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप जैसा एक सीनियर डॉक्टर क्यों ये कह रहा है कि हम भविष्य को लेकर कोई बहुत प्रॉमिसिंग सिचुएशन में नहीं है? यानी सरकार जो कह रही है, जो मैंने आपको बताया, और उस पर जो आपका सवाल है या आपकी जो चिंता है वो क्यों है, ये बताइए। क्या दावा किया जा रहा है और क्या है उसमें जो आप गैप देख रहे हैं, उससे जो आप बात कह रहे हैं उसको जरा एनालिसिस करिए, उसको जरा विश्लेषित करिए, फिर हम आगे चलें। जी देखिए, जहां तक हमेशा बात की जाती है कि हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, इस तरह से प्रेस रिलीज जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद रोज हमारे पास न्यूज आती है कि कितने सारे इनफैक्ट डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर को भी एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी कल ही, हालांकि दिल्ली की न्यूज है लेकिन फिर भी देश की बात है, दिल्ली में ही एक पुलिस कांस्टेबल, 31 साल का कांस्टेबल था, बिल्कुल यंग, और उसकी डेथ हो जाती है, उसको अस्पताल बिल्कुल सही है आपकी बात, एकदम सही है। ये घटना हुई है और 2 दिन पहले ही वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ था, और 2 दिन के बाद ही ये खबर आई कि अगर उसे समय से अस्पताल में भर्ती कराया गया होता या फिर वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया गया होता तो उसका जीवन, उसकी जिंदगी बच सकती थी। आप सही कोट कर रहे हैं, प्लीज बोलिए, आगे बोलिए। उसके बाद हमारे पास अभी आप अगर रोज देखें कितने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो रोज इन्फेक्शन हो रहा है, जो रोज कह रहे हैं कि पीपीई किट्स हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, और जहां पे अवेलेबल भी हो रहे हैं वहां पे ऐसे बोला जा रहा है। इनफैक्ट एम्स तक जैसे इंस्टीट्यूट में भी एक जो है वो N95 मास्क दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि इसे आपने 4 बार। देखिए डॉक्टर भाटी, ये बात आप एवं ही कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, या फिर प्रामाणिक तौर पर ये बात कह रहे हैं? क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर भाटी, आप जो प्रतिक्रिया रख रहे हैं वो बड़ा गंभीर है। आप ये कह रहे हैं कि एम्स जैसे संस्थान में भी, जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, वहां भी N95 मास्क उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, खास तौर से स्वास्थ्य कर्मियों को, यही कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें भी उन्हें बोला जाता है कि एक मास्क जो है वो आपने 4 बार पहनना है, मतलब उसको इस तरह से बताया जाता है। अच्छा। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक शॉर्टेज की सिचुएशन है। हालांकि हमने अब अगर ये कहते हैं कि हम जो है 2.5 लाख से एक दिन में मास्क बना रहे हैं और सिचुएशन जो है इंप्रूव कर रहे हैं, सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आगे आने वाला जो संकट है वो भी बहुत बड़ा नजर आ रहा है। उस हिसाब से हमारी जो प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा हेल्थ केयर की टुवर्ड्स होनी चाहिए, और हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बंदोबस्त करना है। जहां तक हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि यूपी में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, तो आज तो कोविड-19 एक लंग्स की बीमारी है जिसमें पूरा का पूरा वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले भी हमने कई बार देखा कि जब हमें कहीं पर, जैसे अगर हम गोरखपुर के ही इंसिडेंट को पहले वाले को भी ले लें, उस टाइम भी देखा गया था कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को छोड़ के आसपास के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी वेंटिलेटर उस टाइम पे नहीं था। तो अभी जो है सिचुएशन है वो इस तरह की सिचुएशन है कि जिसमें वेंटिलेटर चाहिए, हालांकि वेंटिलेटर बहुत लिमिटेड लोगों को चाहिए होता है। और जहां तक बात है रिकवरी रेट की, देखिए ये वायरस जो है इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 3 से 4% है।
तो जितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है उसमें रिकवरी तो होनी ही होनी है। मोस्टली जो लोग हैं उनको रिकवर होना ही है। कोई ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को इन्फेक्शन होगा सबकी डेथ होगी, ऐसा नहीं होता है। ये वायरस ही ऐसा है कि इसमें मोर्टेलिटी लिमिटेड है, इन्फेक्शन का रेट ज्यादा है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर भाटी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। डॉक्टर भाटी, देखिए जो आपने कहा, आपकी बात का लब्बो लबाब ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास बेहतर भी हैं, लेकिन भविष्य की जितनी बड़ी चुनौती है उतना बड़ा प्रयास अभी नहीं हो रहा है। आप यही कह रहे हैं ना, उतना बड़ा उतनी बड़ी व्यवस्था अभी नहीं हो पा रही, ठीक है ना? देखिए हमारे साथ विनीत शुक्ला जी, सत्ताधारी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए, नावेद शिको साहब जुड़ चुके हैं, विनोद सिंह जी हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में तालान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप जो कह रहे हैं वो हम सीधे उनके हवाले कर रहे हैं। विनीत जी, अगर आपने डॉक्टर भाटी की बात सुनी हुई हो तो प्लीज आंसर करिए। सरकार जो दावा करती है, सरकार जो बताती है, वो हमने उनके सामने रखा कि साहब ये बताया जा रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि हम आने वाले वक्त को लेकर बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है? तो वो अपनी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जितनी बड़ी चुनौती आनी है उतनी बड़ी तैयारी हमारी नहीं है। कैसे उन्हें संतुष्ट करेंगे आप विनीत शुक्ला जी, और उनके जरिए दर्शकों को कैसे संतुष्ट करेंगे, ये बताइए, बोलिए। नहीं, देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं जो औरंगाबाद में दुर्भाग्यपूर्ण एक रेल दुर्घटना हुई है, उसमें जो श्रमिक मारे गए हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और उस संतप्त परिवार के लिए, उनके लिए शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और दूसरी बात ये कि तैयारी की बात अगर कर रहे हैं तो अभी कुछ महीने पहले जब ये कोरोना की महामारी की जानकारी मिली या शुरुआत हुई कोविड-19 की, जी। तो क्या स्थिति थी और आज की स्थिति में हमारे पास आइसोलेशन वार्ड से लेकर के पीपीई किट, जिस तरीके से 2.5 लाख अभी आपने खुद ही बताया है कि पर डे जो है बन रही हैं, और N95 विनीत भाई, उस पर उनकी आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति इस पर है कि भविष्य की चुनौती जितनी बड़ी है, तैयारी उतनी बड़ी नहीं है। वो डॉक्टर्स को कोट करके कह रहे हैं, वो स्वास्थ्य कर्मियों को कोट करके कह रहे हैं, वो दिल्ली की घटना बता रहे हैं, वो दिल्ली की घटना बता रहे हैं। ये सही है कि हमारा सम्मानित कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा अमित राणा, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, उनकी मृत्यु हुई और उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि उनको अस्पताल उपलब्ध नहीं हो पाया। वो इस चिंता से ग्रस्त होकर कह रहे हैं। सवाल ये है। बिल्कुल देखिए राजीव जी, कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं हो रही है। बिल्कुल ये दुखद घटना है कि हमारा एक जाबाज सिपाही था जो कोरोना योद्धाओं के तरीके से उसमें काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, वो चला गया। आज तमाम हमारे एक पार्टी का कार्यकर्ता नेता था मेरठ का, वो बच्चा चला गया। तो ये घटनाएं बहुत दुख देती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सरकार कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरत रही है राजीव जी। सरकार की पूरी व्यवस्थाएं हैं। आप देखिए, चाहे पीपीई किट को लेकर के हो, अभी जैसे कि डॉक्टर भाटी कह रहे थे कि एम्स में डॉक्टरों को N95 मास्क नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, या नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे। मैंने ये कहा ना विनीत भाई, वो ये नहीं कह रहे थे। मैंने उनकी बात को समाप्त करते हुए ये कहा, जिसमें उन्होंने संशोधन किया। उन्होंने कहा कि नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों को यह कहा जा रहा है कि यह मास्क आपको 4 बार यूज करना है, 4-5 बार यूज करना है। उन्होंने ये कहा। बोलिए। बिल्कुल, ये तो ICMR और WHO भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उनको बताया जाता है। लोगों को, या पैरामेडिकल स्टाफ है या नर्सेज जो भी है या सैनिक हमारे हैं, उनको सबको ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है, बताया जा रहा है उनको कि जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, जिससे कि हमारी जान जोखिम में ना हो। तो इसके लिए तो सरकार निर्देशित करेगी। और रह गई बात राजीव जी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर पार्टी को भी और देश की जनता को भी, सरकार पूरी तरीके से तैयारी किया हुआ है। चाहे वो पीपीई किट को लेकर के हो, या N95 मास्क की हो, या श्रमिकों की या छात्रों की, सभी की व्यवस्था करके सरकार चल रही है। और लेकिन मैं मानता हूं कि ये चुनौती बड़ी है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। विनीत भाई, वो यही तो कह रहे हैं जो आपने कहा और जो वो कह रहे हैं, हमें लगता है उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। महत्वपूर्ण बात जो वो कह रहे हैं उसका उत्तर देने से या तो आप बच रहे हैं या फिर उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं,
सरकार ने पूरी तैयारी सुनिए ना की सर, है, सर सुनिए, कहीं से कोई लापरवाही नहीं हो रही है। सुनिए तो मेरी बात सुनिए, रिकवरी रेट अरे आप बढ़ रहा है, ये सरकार की तत्परता। सुनिए, उस पर भी तो मैंने, विनीत जी उस पर मैंने पूछा कर रही है ना मेरी वजह से उनका जो असल सवाल है जो हमें आगे लेकर बढ़ना है, वो ये कह रहे हैं कि भविष्य में जितनी बड़ी चुनौती है उतनी बड़ी तैयारी। एक छोटा सा उदाहरण मैं रख रहा हूं आपके सामने, उत्तर प्रदेश के आगरा का। आगरा में 10 या 12 पत्रकारों को हुआ ये इन्फेक्शन, है ना, ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन। नावेद भाई यहां जुड़े हुए, इनकी जानकारी में जरूर होगा। वहां एक संस्थान के जिस सीनियर सब एडिटर को हुआ, वो तकरीबन 3 दिन तक सोर्स लगाता रहा कि पहले तो उसको अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए, फिर वो 2 दिन तक टेस्ट के लिए परेशान होता रहा। खैर अंततः उसका टेस्ट हुआ, है ना, हुआ, और ये रही कि उनका जीवन बच नहीं पाया, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि लोगों को अपने संक्रमण में लेता है और वगैरह वगैरह। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, पत्रकारों के साथ, एक संस्थान के एडिटर, सब एडिटर के साथ, चीफ सब एडिटर के साथ ऐसा हो रहा है। वो तमाम सोर्स लगाता है, वो जागरूकता दिखाता है, वो अस्पताल में जाना चाहता है, वो टेस्ट कराना चाहता है, लेकिन ये हो नहीं पाता। यही तो चुनौती है भविष्य की। ये कोई आलोचना या तारीफ का प्रश्न नहीं है, ये जो हम सबको मिलके करना है। राजीव जी, ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। तो डॉक्टर भाटी की बात में बड़ी बात ये, सुनिए डॉक्टर भाटी की बात में विनीत जी, बड़ी बात ये कि भविष्य की चुनौती के लिए क्या हमारी अच्छी तैयारी है, ये बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं राजीव जी कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की पूरी तैयारी है, कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं हो रही है। भविष्य को लेकर के हर चीज की तैयारी करके सरकार चल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चुनौती है, ये लंबे समय की लड़ाई है। हम सबको मिल करके इसमें जो है सहयोग करना होगा। आम नागरिक को भी, सारी संस्थाओं को भी, सारे संगठन को भी, पूरे 130 करोड़ देशवासियों का जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ऐसे ही सबको। विनीत शुक्ला जी बिल्कुल सही, हमें थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। आपने जो कहा है और डॉक्टर भाटी का जो कंसर्न है, हम उस पर बाकी लोगों को जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर भाटी कृपया करके जुड़े रहिएगा। हम नावेद भाई आपके पास आना चाहते हैं। एक तो देखिए, हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है, सरकार के प्रयास कितने काफी हैं, नाकाफी हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नावेद जी, आपने देखा, आप लखनऊ में बैठे और करीब से देख रहे होंगे कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर सरकार फोकस नहीं कर रही हो। अब चुनौती इतनी बड़ी है तो कहीं ना कहीं इंतजामों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन जो इशारा यहां डॉक्टर भाटी कर रहे हैं कि ठीक है, आज 44-45 दिन हो रहे हैं, 17 तारीख के बाद क्या स्थिति बनेगी तब देखेंगे हम कि लॉकडाउन बढ़ता है नहीं बढ़ता है। लेकिन भविष्य की चुनौती के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या इन 40-44 दिनों में हमने अपने सिस्टम को तेजी के साथ हेल्थ सेक्टर में ही दुरुस्त किया है या नहीं किया है? सर, ये जो भरोसा विनीत जी दिला रहे हैं, इनके भरोसे से, पार्टी और सरकार के भरोसे से आपके दिल में कितना भरोसा जागता है? शिको साहब। देखिए, विनीत जी ने जो बातें कही हैं, मैं दोनों उनकी बातों से सहमत हूँ। एक ये कि सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है, और दूसरा ये कि जनता साथ दे रही है। लॉकडाउन में पूरी तरह से अनुशासन के साथ में वो लड़ाई लड़ रही है आम जनता, यहाँ तक तो ये बात सही है। लेकिन जो कुछ लापरवाहियां हो रही हैं, या सरकार कुछ ना चाह के भी गलत फैसले कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसी फैसले हो रहे हैं या कुछ ऐसे काम नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से बड़े नुकसान हो रहे हैं। अभी आपने एक पत्रकार की बात कही, आगरा का जिक्र किया, वहां पर जिस तरीके से बहुत सारे पत्रकार पॉजिटिव निकल आए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पत्रकारों के बारे में कहा यह जाता है कि वो आईना होते हैं समाज के। आगरा में एक पत्रकार की मौत ने बड़ा आईना दिखा दिया है। जैसा कि आपने कहा, एक बड़े बैनर से, बड़े संस्थान से जुड़ा हुआ था, बड़े बड़े सोर्सेस थे, लेकिन इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया। ये देश की खबर है, इसको मानना पड़ेगा। और बिना कुछ इसकी डिटेल में जाए हुए 2 लाइन की ये बात होती है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। दूसरी बात, जो मजदूरों का, जब आपकी चर्चा शुरू हुई तो मजदूरों की जो बात हो रही है, देखिए मजदूर वाला फैक्टर बहुत गंभीर विषय है। ये बहुत ही दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए। अभी हम बिहार, गुजरात की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी में इतनी बड़ी संख्या है जिसको
काबू नहीं किया जा सकता है। ये इतनी ताकतवर सरकार है, ये इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल कहा जाता है, जहां इतना कैडर है, जहां की प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त बताई जाती है, जहां पर बड़े बड़े नेताओं का इतना ग्लैमर है कि उनकी एक आवाज में पूरे देश में उसका असर दिखाई देने लगता है। तो ये मजदूर की जो संख्या है उनको काबू क्यों नहीं किया जा रहा है, उनको कन्विंस कैसे नहीं किया जा रहा है? जब ट्रेनें लागू कर दी गई उसके बाद सरकार बार बार आश्वासन भी दे रही है, लेकिन ये जमात कौन सी है जो इतनी बड़ी संख्या में है जिनको कन्विंस नहीं किया जा रहा है, उनको बताया नहीं जा रहा है, उनको ट्रेनों का प्रॉपर इंतजाम करने के बाद भी वो क्या पागल हो गए हैं जो सड़कों पे अपने छोटे छोटे बच्चों या बूढ़े लोगों को कंधे पर बैठा के ले जा रहे हैं? या कोई ड्रामे के भी कैरेक्टर है जिसको विपक्ष या कोई सरकार विरोधी ताकतें लाखों के क्राउड में सामने लाकर शूट करवा रहा है? ये हकीकत क्या है, इसको सरकार क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही है? आज तक कोई कमेटी ही ऐसी नहीं बनी तो इस पर रिसर्च करे, जिसको जानने की ये कोशिश करे कि ये इतना बड़ा क्राउड हर दिन कहां से निकल के आता है, इनकी तकलीफें क्या है, क्या सरकारें इनके खाने का इंतजाम नहीं कर पा रही हैं? अगर इंतजाम कर रही हैं तो क्या ये पागल हो गए हैं? आखिर इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा समाज, इतने सारे समाज सेवी इस बात की नब्ज क्यों नहीं टटोल पा रहे हैं कि आखिर मसला क्या है? क्योंकि सिर्फ ये बात नहीं है कि हमारी आंखों के सामने क्राउड जाता है जिसमें बूढ़े लोग, बच्चे, छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे कंधे पर बैठे हुए 1500 किलोमीटर की यात्राएं कर रहे हैं पैदल, इतने सख्त टेम्परेचर के बीच में, लेकिन उसकी बात कोई सरकार इस बारे में कोई कमेटी ही नहीं बनाती कि जाने नावेद भाई तुरंत, इससे पहले कि बात आगे चली जाए, हम इसका उत्तर लेना चाहते हैं। विनोद जी थोड़ा समय दीजिएगा, तुरंत आपको जोड़ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर भाटी से हम एक प्रश्न और लेना चाहते हैं। डॉक्टर भाटी कृपया करके लाइन पर रहिएगा। विनीत जी इस सवाल को आंसर करिए। देखिए हम 44वें और 45वें दिन बात कर रहे हैं आज, है ना, लॉकडाउन के। विनीत जी आप समझते ही हैं, ऐसे में भी नावेद जी जो कहना चाह रहे हैं कि इतने संसाधन, इतने लोग, इतने अफसर और उस सब से बढ़कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील कि कृपया करके आप पैदल न चलें, कृपया करके आप साइकिल से न चलें, इंतजाम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इस सब के बावजूद यह सिलसिला थम नहीं रहा है। विनीत जी वो कहना यह चाह रहे हैं, क्यों नहीं थम रहा? यह सही है कि कोई भी मजदूर परिवार अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, बुजुर्ग के साथ, कंधे पर बच्चे बैठे हुए हैं और कई कई दिनों की, ये 2-4-5 दिन की बात नहीं, कई कई दिनों की ये लोग यात्रा कर रहे हैं। तो आखिर ये सिलसिला क्यों नहीं टूट रहा है? ये जो उनके लिए इंतजाम किए गए हैं ये कब तक पूर्ण हो जाएंगे? जैसे आज मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि साहब सबको घर लाने की व्यवस्था की जा रही, ये कब तक की जाएगी, है ना? कब तक उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी? ये व्यवस्था कब तक मुकम्मल हो लेगी? ये कंसर्न है। नावेद जी का आंसर करिए इस सवाल को, महत्वपूर्ण सवाल है। जी बिल्कुल राजीव जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो पलायन हो रहा है, सबसे ज्यादा लेबर, मजदूर, जिस तरीके से लोग निकल के आ रहे हैं, ये इसके पीछे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन विपक्षियों की जो सरकारें हैं, इन लोगों का षड्यंत्र है अन्य राज्यों में। मैं बता रहा हूँ आपको राजीव जी, सर कैसे हमारे उत्तर प्रदेश ना विनीत भाई देखिए, बगैर हाइपर विनीत जी ना मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए ना, देखिए आरोप लगाकर तो जिम्मेवारी से बचना हुआ, कैसे नहीं, कैसे प्रमाणिकता तो दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं सुनिए ना, देखिए प्रथम दृष्टि आई जब देश में पूरी तरह से लॉकडाउन है, 17 तारीख तक तो है ही है, किसी तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, पूरे देश में धारा 144 लागू है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लॉकडाउन 3 में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है, यहां तक कि कोई दुकान खुली नहीं रह सकती, इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। फिर भी ऐसा आरोप कि साहब विपक्ष जो है वो ये राजनीति कर रहा है और राजनीति करके मजदूरों को सड़क के जरिए ही भेज दे रहा है। और क्या मजदूर इतनी सनक में हैं और इनके इतने प्रभाव में हैं कि वो अपने बीवी बच्चों को लेकर सड़क पर कई दिनों के लिए चल पड़ेंगे? ये तो सोचिए थोड़ा, जिम्मेदार सवाल है, जिम्मेदारी से आंसर करिए, बोलिए। बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूँ राजीव जी, बोलिए। पलायन की स्थिति अगर दिल्ली से या अन्य जगह से या महाराष्ट्र से अगर ये पलायन की स्थिति हो रही है तो इसके पीछे इन सरकारों की जिम्मेदारी है। ये लोग उनको भोजन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, लोग बताते हैं कि हमको वहाँ
खाने का तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि सभी सरकारों से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी को लेटर दे करके, सबसे फोन पर बात करके सभी से आग्रह किया था कि जो जहां है उनकी वहीं पे व्यवस्था की जाए। अभी इस समय और सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया जा रहा है कि अभी आप पैदल या साइकिल से ना चलें, अपनी जान को जोखिम में न डालें। ये सरकार बार बार निवेदन कर रही है, इसके बावजूद वहां की सरकारें, ये विधर्मी सरकारें जहां जहां पे भी है, इन लोगों की, ये लोग उनको मजबूर कर रहे हैं, वहां के श्रमिकों को मजबूर कर रहे हैं, उनको समय पे खाना और राशन नहीं मुहैया करा रहे हैं। जबकि हमारी सरकार लाखों करोड़ों रुपया अगर जनधन खाते के जरिए उनके खातों में सीधे भिजवाया है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में आने वाले श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग और साथ साथ 1000 रुपया दे करके, राशन दे करके उनके गंतव्य स्थान वो है, विनीत जी है, हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अब देखिए पता नहीं कर सकते हैं आप सर विनीत जी हमें नहीं पता कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं, लेकिन जो हमें दिख रहा है उससे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी स्थिति होगी नहीं, लेकिन फिर भी आप एक आरोप लगा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति है ना, आप पता नहीं क्यों के लिए, गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए ये लोग सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं। कोई भी 70 सालों तक राज करने वाली जी, ये बड़ा आसान है, भोजन नहीं करा सकती, ये बहुत आसान। अगर भोजन नहीं कर सकती भाई, अगर भोजन नहीं करा सकते तो आप उनको बोलिए, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, बोला जाए कि साहब आप इनको, आपकी जिम्मेवारी है, सीमाएं सील है, सारे राज्यों की सीमाएं सील है ना आपस में सर, सारे राज्यों की सीमाएं सील है। अच्छा एक मिनट, हमें जरा विनोद जी को जोड़ने, हमें विनोद जी को 1 मिनट के लिए जोड़ने दीजिए। 1 मिनट, कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, इसके बावजूद उन लोगों को वहां पे इकट्ठा कर दिया। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? कहां इकट्ठा कर, सरकार की, कहां इकट्ठा कर दिया? सरकार की बनती है। अरे विनीत जी, आप एक सांस में बोले, कहां इकट्ठा कर दिया, किसने, कब? आप मुंबई की बात कर रहे हैं, बांद्रा वाली? हाँ बिल्कुल, आनंद विहार बस अड्डे पे केजरीवाल ने किया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने किया। ये देखिए, श्रमिकों के साथ, गरीबों के साथ, ये सिर्फ आरोप आप लगा रहे हैं, हमें नहीं पता इसमें कोई सच्चाई है नहीं, आप केवल कोरा आरोप लगा रहे हैं। उल्टा है, हमने तो ये देखा कि जिस दिन मुंबई वाली घटना हुई, उसकी शाम को 8 बजे उद्धव ठाकरे ने बाकायदा महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया और ये कहा नहीं, देखिए अब आप ये रुख लेकर केवल अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने, देखिए शिवसेना, अब आप सुनेंगे नहीं, सुन तो लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए आप, जैसे आपकी सरकार है वैसे दूसरों की भी सरकार है। आप सुनिए विनीत जी, केवल आरोप लगाकर भागिए मत, सुनिए विनीत जी, सुनिए, देखिए आपकी आदत हो गई कि आरोप, सुनिए तो बात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उसी दिन 8 बजे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया और भरोसा दिलाया, है ना। अगर कोई प्रमाण है तो फिर वही बात है कि केंद्र में आप बैठे, उस पर कार्रवाई करिए। सिर्फ आरोप थोड़ी लगा सकते और वो भी इतने चुनौतीपूर्ण वक्त में। हम जरा जल्दी से राय लेते हैं, विनोद जी को जोड़ते हैं, लेकिन पहले नावेद साहब, हमने आपके प्रश्न के उत्तर में जो पूछा और उस पर जो प्रतिक्रिया आई, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या वाकई ऐसा ही हो रहा है? क्या वाकई ये मजदूर राजनीति के शिकार हैं? इस वजह से ये 4-5-6 दिन चलते हैं, बीवी बच्चों को लेकर भूखे रहते हैं और तब अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, और पहुंचने में किस किस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं हमने आपने सबने देखा है। औरंगाबाद में जो हुआ वो तो आज ही की तस्वीर है। बोलिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गुजरात में भी ऐसा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, गुजरात में भी हुआ है। क्या गुजरात की सरकार भी कोई केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है और मजदूरों को उकसा रही है? ऐसे संकट समय में मुझे लगता है कि राजनीति नहीं करना चाहिए, और कोई विपक्षी दल भी अगर ऐसी बात करता है तो गलत करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस माहौल में कोई किस तरह किसी को भड़काएगा। ये इतने बड़े बड़े क्राउड को अपने काबू में कर लेगा, जहां पर विपक्ष इतना लूट है, वहां पर, या फिर जहां पर जिस स्टेट्स में सरकारी है वहां पर आप मान के चलिए कि लोकसभा में हमेशा बीजेपी का ही परचम प्रभाव है, उसके बावजूद भी जो है एक गरीब किसान को इस तरीके से सम्मोहित कैसे कर दिया जाएगा, संभव नहीं है। मैं एक बात सर कहना चाहता हूँ, जो बहुत खतरनाक बात मेरा अपने ग्राउंड लेवल पे मैंने, मेरा अपना खुद का रिसर्च है, जो ऊपर वाला चाहे कि गलत साबित हो, एक जो सबसे बड़ी जो एक एरर है, तो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो कमी है वो सरकार के कानों तक जाए ताकि उसमें वो सुधार। प्लीज बोलिए।
जो सेनानी है, जितने लोग, देखिए लॉकडाउन के अंदर जो भी अपने घरों में बैठा हुआ है, अगर खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव भी है तो वो बहुत खतरा नहीं है। लॉकडाउन का कंसेप्ट ही यही है। लेकिन जो मैदान में निकले हैं लड़ाई के लिए, जो सिपाही हैं, चाहे उसमें डॉक्टर हो, चाहे उसमें पत्रकार हो, चाहे उसमें पुलिसकर्मी हो, उनकी ही जो सरकार बार बार दावा कर रही है कि मैंने टेस्ट की संख्या बढ़ाई, मैंने पीपीई किट्स की जो है हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मैदान में है, जो संपर्क में है जनता के भी, अपने सहकर्मियों के भी, उनकी जांचें क्यों नहीं हो रही है? उनको प्रिकॉशंस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, एक बहुत गंभीर चीज होने वाली है। ठीक है, मैंने ग्राउंड यानी जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, आपका कंसर्न उनकी तरफ है और उनकी टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है तो कितनी हो रही है वगैरह वगैरह, ये हम विनीत जी से जानेंगे। विनोद जी बहुत देर से, नावेद भाई विनोद जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनको जोड़ना चाहते हैं, लेकिन विनोद जी लास्ट 20-30 सेकंड और दीजिए। हम एक बार डॉक्टर भाटी से एक जहन में सवाल आ रहा है, वो हम लेना चाहते हैं। डॉक्टर भाटी संक्षेप में आंसर करिएगा। हमें बताइए सर कि एक कर्व का कम न होना, फ्लैट बने रहना या उभरना बढ़ना, ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है और इस पर जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसमें क्या चर्चा हो रही है, क्या चिंता हो रही है? डॉक्टर भाटी। देखिए, हाँ जी, देखिए सबसे बड़ा जो इस चीज में जो सबसे कारगर चीज होती है वो होता है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। और हम वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ऑलरेडी पिछले 40 दिन से हमने इम्पोज कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ना तो इस कर्व को रोक पा रहे हैं और ग्रोथ एक्सपोनेंशियली चलती जा रही है। बहुत सारे दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि रिलेटिवली फ्लैट हो गया है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और हम अब लॉकडाउन खत्म होने की कगार पे आ गया है और उसके बाद से एकदम से पब्लिक जो है वो और सोशल डिस्टेंसिंग को कितना स्ट्रांगली फॉलो करेगी, क्या करेगी, हमें नहीं पता। तो और तब तक हमारे इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होगा लोगों में, तो उनके फैलने का खतरा भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि जब हम इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में भी हम इस ग्रोथ को रोक नहीं पाए और ये अभी भी एक्सपोनेंशियल है, अभी भी बढ़ती जा रही है, तो आगे आने वाले समय में हमें आगे क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर भाटी कि आगे क्या होगा, क्योंकि हमने 40 दिन के लॉकडाउन के बाद भी जो कोरोना का कर्व है वो कम नहीं हो रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है। तो आगे जब हम लॉकडाउन खोलेंगे या फिर हम कंडीशनल छूट दे रहे हैं जो अब दे ही रहे हैं, आगे स्थिति क्या होगी, इसको लेकर जो मेडिकल फ्रेटर्निटी या फिर सरकार या फिर समाज वो चिंतित है। हमें लगता है कोई ना कोई निदान इस पर निकलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। विनोद जी, अब हम आपके पास आना चाहते हैं। एक तो ये बताइए कि आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की, उसमें जो कहा उन बातों का आधार क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी की कोई टीम इस पर स्टडी कर रही है? और अगर कर रही है तो क्या लिखित में भी ये सुझाव सरकार को दिए जा रहे हैं? कोई डेलीगेशन प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बात करने की कोई कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई बार ये कहा है कि अगर कोई सुझाव है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा है, चैनलों पर तमाम प्रवक्ताओं ने कहा है कि अगर कोई कॉन्क्रीट है सजेशन तो आप दीजिए, उसको माना जाएगा और मानना भी चाहिए। दूसरा, ये जो अभी विनीत जी बता रहे हैं, खास तौर से कांग्रेस को लक्ष्य करते हुए वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी मजदूरों के जरिए राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की जो भाषा बोलते हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी क्या करूंगा, आधारहीन, तथ्यहीन, और ये हम पर आरोपित लगा के अपनी पीठ तो थपथपा लेंगी। लेकिन ये जो हजारों की संख्या में मजदूर जिसके पेट में राशन नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, परिवार के साथ 1000 किलोमीटर आंध्रा से मोतिहारी बिहार जाने को बात है, लेकिन इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बन रही है, इनका डिफेंस है, सरकार प्रयास कर रही है। इस कथन मात्र से देश की जनता, देश की जो ज्वलन समस्याएं हैं वो सब लोग चुप हो जाएं और इनके सुर में सुर मिलाएं, इनके लिए ताली बजाएं। ये जुमले फेंकने में माहिर लोग हैं। मैं इस घटिया तरीके की प्रतिक्रिया पे कुछ बात नहीं करूंगा। अब मैं आता हूं राहुल जी के और इसके बड़े पिक्चर पे, इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है, लोगों को राहत कैसे मिले। देखिए, शुरू से एक जिम्मेदार नेता के रूप में, एक आम भारतवासी के रूप में कांग्रेस नेतृत्व चिंतित है। लगातार आप लोग देख रहे होंगे जो भारतीय जिन्होंने आर्थिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, उनसे लगातार संपर्क में गंभीरता के साथ हैं। हम उनसे एडवाइस ले रहे हैं। एडवाइस किस लिए ले रहे हैं? जन जागरण बढ़े। एडवाइस किस लिए ले रहे हैं? हम एक फुल प्रूफ रोड मैप के साथ एक सलाह के रूप में, जिम्मेदार नेता के रूप में, जिम्मेदार पार्टी के रूप में सरकार को दे। शुरू से
जब लॉकडाउन का प्रारंभ हुआ तब भी हमने कहा लॉकडाउन योजनाबद्ध तरीके से करिए। जब 500 की संख्या थी तो अचानक शटडाउन लॉकडाउन हो गया। आज जब 53-54 हजार की संख्या है तो लोगों को मजबूरन बस छोड़ा जा रहा है। उसमें वहां की स्थिति है, कोई मजदूर भाई सड़क के सो जा रहा है थक के तो उसको ट्रेनें काट दे रही हैं। ये अमानवीय चेहरा, ये 21वीं सदी के भारत का चेहरा, उस प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करता है और लेकिन उसके पास कोई नीति नहीं है। इतने लोग खत्म हो गए, क्या नैतिकता के आधार पर किसी के हिम्मत हुई कि इस्तीफा मांगे, इस्तीफा कहे कि मेरी जिम्मेदारी है? आखिर वो मालगाड़ी कैसे लोगों को काट के चली गई। और इनको बता दूं, आज की लखनऊ की घटना है, एक परिवार मजबूर अपने 2 छोटे बच्चों को लेके साइकिल पर पति पत्नी जा रहे थे, दुर्घटना हुई, एक कार वाले ने मार दिया ठोकर, अस्पताल में दोनों पति पत्नियों की मृत्यु हो गई। वो दोनों बच्चे छोटे वो अस्पताल में एडमिट है। सिर्फ भाषणबाजी करने से, जुमलेबाजी करने से, विपक्षी नेताओं को आरोपित करने से काम चलेगा? गुजरात से लोग नहीं इस स्थिति में है, मध्य प्रदेश से इस स्थिति में लोग नहीं है, क्या बात करते हैं? कर्नाटक में ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी बात करिए, कुछ सार्थक हो, सुझाव हो। इस समय पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के विचारधारा की राजनीति से ऊपर उठ के देश हित, मजदूर हित, श्रमिक हित के बारे में विनोद जी सही। राहुल तालान साहब हमारे साथ जुड़ गए, राहुल तालान साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाएंगे, पहले आपकी बात का जवाब लेंगे और विनीत जी को मौका देंगे कि वो आंसर करें आपकी बात का। विनीत भाई आंसर करिए। विनीत जी आंसर करिए, विनोद जी की बात का आपने सुनी? हाँ बिल्कुल, आंसर करिए, जवाब दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जवाब दीजिए, हम सुन रहे हैं आपको, आपकी आवाज आ रही है। विनोद सिंह ने जो कुछ कहा वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल घटिया राजनीति है, एक तरह से जो आरोप प्रत्यारोप है उसी का सिलसिला हमें दिखाई दे रहा है। आप इन्हें आरोपित कर रहे हैं, ये बदले में आपको आरोपित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई कंस्ट्रक्टिव चीज हो तो बताइए, कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव हो तो बताइए, है ना? ये कोई नीति नहीं है, वो ये बता रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि साहब कोरोना पर सच नहीं बताया जा रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि गरीबों और मजदूरों के लिए सिर्फ दावा किया जा रहा है लेकिन उन तक पैसा पहुंच नहीं रहा, ये आरोप लगाया। तो आंसर करिए विनीत जी यहां विनोद सिंह को। राजीव जी, मैं यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस तरीके से देशद्रोहियों से बात करते हैं, कश्मीर के एक ऐसे लोगों से बात किया उन्होंने जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये लोग सिर्फ श्रमिकों का मजाक उड़ाना जानते हैं। ट्रेन की बात थी कि ट्रेन के टिकट को लेकर के जिस तरीके से दावे करने लगे, जब केंद्र ने बोला कि 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकारें देंगी, तो जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें थी उन लोगों ने उनकी व्यवस्था नहीं की। यही इनका दोहरा चरित्र है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करती है, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ऊपर राजनीति करना चाहती है, उनकी लातों के ऊपर राजनीति करना चाहती है। मालगाड़ी चल रही है तो मालगाड़ी को लिखते हैं राहुल गांधी जी ट्विटर पे कि वो रौंद के चली गई। आप बताइए, मालगाड़ी जब पता है कि ट्रेनें चल रही हैं, मजदूर वहां पे थे, उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन ऐसे लोग जो उन मजदूरों का हवाला देकर के राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों की कौन स्वीकार करेगा? देश की जनता सब जानती है, इन कांग्रेसियों ने इतने वर्ष राजनीति की है। कांग्रेस का जन्म सफल हो जाता अगर इन लोगों ने 70 लोगों को भी भोजन मुहैया कराया होता। ऐसी घटिया और गंदी राजनीति करना कांग्रेस के लोग बंद कर दें। एक मिनट, हो क्या रहा है कि विनोद जी आपको, आपकी पार्टी को जुमलेबाज कह रहे हैं, आप उन्हें ड्रामेबाज कह रहे हैं। अब इस सब में हो क्या रहा है कि जो एक असल स्थिति है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो असल सवाल है, वो कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। तालान साहब हमारे साथ जुड़ गए, आप लोगों के पास हम दोबारा लौटें। इससे पहले एक बार तालान साहब की प्रतिक्रिया हम लेना चाहते हैं। तालान साहब, कल से लेकर आज तक, कल देखिए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया के बयान के बाद तमाम मेडिकल फर्टिलिटी में यही चर्चा है कि जून और जुलाई में क्या होगा। अभी डॉक्टर भाटिया हमारे साथ तालान साहब जुड़े हुए थे, वो भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे थे, स्वाभाविक बात है। वो एक ये कह रहे थे कि भविष्य की चुनौती जितनी बड़ी है, हमारी तैयारी शायद उतनी बड़ी नहीं है, जबकि सरकार का प्रयास या सरकार का दावा जो है उससे आप वाबस्ता हैं ही, आप रूबरू हैं ही। हमें ये बताइए कि कहाँ पर कमी रह जा रही है, क्या असल जगह पर अभी फोकस नहीं हो पा रहा है, क्या वाकई कोई ब्रॉडर पर्सपेक्ट या जो नीति होनी चाहिए वो अभी नहीं है। अब जैसे औरंगाबाद वाली घटना हुई, इसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चाहे जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आए, लेकिन सच ये है कि वो मजदूर रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे, थक कर सोए,
अगर पहले ही मजदूरों की चिंता की जाती तो कम से कम ऐसे हाल न बनते, इस तरह की और घटनाओं को, इस घटना को टाला जा सकता था। तो क्या जो चिंता है उस पर सही एक्ट नहीं हो रहा है तालान साहब, ये बताइए, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, मजदूरों को सुविधाएं या दूसरी बातें हो, कम्युनिटी किचन हो, ये सारी चीजें हैं, सारी जो पिक्चर है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं चीजों को समझ पा रहा हूं तो मुझे लगता है कि एक तो हमें ये नहीं पता है कि हमारा टारगेट क्या है, किससे लड़ना है। हमें कोरोना से लड़ना है तो कोरोना कहाँ है, कितने लोगों में, तो एक तो वो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो टेस्टिंग कैसे करें। अगर जितनी बड़ी पॉपुलेशन की टेस्टिंग हो और बहुत ज्यादा केस डिटेक्ट हो जाए तो फिर उनको क्वारंटाइन और हॉस्पिटलाइज कैसे करें, उतनी बड़ी व्यवस्था है क्या? सरकार को भी पता है, पूरे देश को पता है, हर किसी आदमी को पता है हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वैसी नहीं है, एक स्थिति बहुत खराब हो जाए तो हम उनको संभाल लें। तो जो इससे क्या है, जो लॉकडाउन हुआ इससे हमें थोड़ा टाइम मिला तैयारी करने का, सरकार ने तैयारी की है। जैसे मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं कि सरकार बता रही है कितने लाखों के पास बेड अवेलेबल है, राज्य सरकारों के पास अपने अलग बेड अवेलेबल है। रही बात मजदूरों की, मजदूरों को फेज वाइज लेके आया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये मेरी, जैसे कि महाराष्ट्र से मजदूर जा रहे थे, महाराष्ट्र के पास देखिए मुंबई जैसा शहर है, बीएमसी का बजट इतना बड़ा होता है, महाराष्ट्र में उद्योग धंधे, आप उसको आर्थिक राजधानी बोलते हैं हम लोग देश की मुंबई को, तो महाराष्ट्र का बजट और देशों प्रदेशों के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। क्या महाराष्ट्र के पास संसाधनों की कमी है? बिल्कुल नहीं, ये इच्छा शक्ति की कमी है। मजदूर महाराष्ट्र से निकल रहे थे, किसकी सरकार है? एक्चुअली में हो क्या रहा है, कांग्रेस बीजेपी के पाले में गैंड डाल देती है, बीजेपी कांग्रेस के पाले में धकेल देती है। कल पिस कौन रहा है? मजदूर पिस रहे हैं। ठीक बात। जिम्मेदारी किसकी है? अगर जो महाराष्ट्र से मजदूर निकले तो उद्धव सरकार की जिम्मेदारी है, कांग्रेस उनकी सहयोगी है। विनोद जी बहुत लंबी बात कर रहे हैं, मोदी को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं आप इसके लिए? मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार हो ही नहीं सकते। अगर जो कल को यूपी से मजदूर कहीं जाए, हिमाचल प्रदेश से मजदूर यूपी के लिए आए और उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो हिमाचल प्रदेश को जिम्मेदार ठहराएंगे ना आप, हिमाचल प्रदेश की सरकार को। वैसे ही ये जिम्मेदारी उद्धव सरकार की है, शिवसेना सरकार की है, कांग्रेस उनकी सहयोगी, कांग्रेस की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए इनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मजदूरों को ना फेज वाइज लेके आना। एक उन्होंने बोल दिया कितनी ट्रेन अवेलेबल है, आप सेलेक्ट करिए ना किस किस को भेजना है। वो राज्य से बाहर कैसे निकल गए, कहाँ थी आपकी एजेंसी, कहाँ थी पुलिस आपकी? राज्य से बाहर ट्रैक पे जा रहे हैं। जैसे मैं कल का मैं आपको बताता हूँ, कल मैं अपने गांव गया था तो मैं यमुना एक्सप्रेस पे देखा बहुत सारे मजदूर जा रहे थे, लेकिन उनको पुलिस हैंडल कर रही थी। मैंने ये देखी है ये घटना अपनी आंखों से। पुलिस उनको बोल रही या तो आप यहीं रुकिए या वापस जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकते पैदल। मैंने ये 5 जगह घटना देखी अपने गांव तक जाने में यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी, सरकारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी कि आप सब चीज के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा देंगे। ये गलत अप्रोच है राज्य सरकारों की, बिल्कुल। हम तुरंत जवाब लेते हैं, विनोद जी आंसर करिए। वो ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि कृपया करके आप पैदल न चलें, साइकिल से न चलें, हम व्यवस्था कर रहे हैं। अगर इस सब के बावजूद हमारे मजदूर भाई किसी भी चिंता से प्रभावित होकर चल रहे हैं तो पुलिस उनको रोक रही है, पूछ रही है, ये कह रही है, वो अपनी घटना सुना रहे हैं कि 4-5 जगह उन्होंने देखा है। क्या यही प्रयास महाराष्ट्र में नहीं हो सकता था? वहां आपके सहयोग से सरकार चल रही है, इस मुतालिक वो जिम्मेवारी, जवाबदेही आप पर भी डाल रहे हैं। आंसर करिए विनोद जी। मैं कह रहा हूँ राहुल जी जैसे लोगों ने ही, विश्लेषकों ने बेड़ा गर्क कर लिया है देश का। मोदी ये तो सही बात, जिम्मेदार नहीं है विनोद जी, अपनी सेटिंग ये तो लॉजिकल बात, अपने आप को ये तो वो लॉजिकल बात में लगे। मोदी जी किसी चीज का जिम्मेदार नहीं है, इन्होंने ठेका ले लिया है। इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो जमीन पे मजदूरों की आवाज है, परेशानी है, किसी भी सरकार की बात हो तो बात ईमानदारी से रखें। लेकिन ये लोग तो सेटिंग गेटिंग अपनी दुकान चलाने में लगे हैं और ऐसे मौके पर मैं कोई राजनीति और किसी की सेटिंग गेटिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोगों की जाने जा रही है, लोग मर रहे हैं, मोदी जी किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है। कैसे मानवीय बात करते हैं? विनोद जी, इनको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई दे रहा है। विनोद जी, एक मिनट, तालान साहब एक मिनट। विनोद जी, ये सवाल तो अर्थपूर्ण सवाल है, इसमें कोई इस तरह से पैनिक होने या नाराज होने की बात नहीं है। वो ये कह रहा हूँ, नहीं राजू जी, वो ये कह रहे हैं लोगों की मौतें जा रही हैं, आपदा का समय है, ऐसे बनावटी लोग आ जाते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विनोद जी सुनिए, लोगों की मजदूरों पर राजनीति कर रहे हैं। ना सुनिए, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर एक नहीं 100 सवाल सरकार से होने चाहिए। मैंने खुद सवाल किए हैं, बाकी लोगों को भी करने चाहिए। लेकिन अगर एक राज्य सरकार आपके सहयोग से भी चल रही है और वहां से भी कुछ लोग आ रहे हैं
तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे या पूछे जाने चाहिए। वो बिल्कुल, ये मैं कह जवाब वो देता ये कह रहे जिस बात पे आप नाराज हुए, वो ये कह रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? मजदूर अगर सीमाएं नहीं, सील बिल्कुल हैं, नहीं बच सकती, नहीं बच अगर सकती। सीमाएं सील हैं तो मजदूर बाहर निकले कैसे? सवाल ये, इसको तो आंसर नहीं बच करिए। सकती। मैं बता रहा हूँ राजीव जी, बोलिए। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी। होता क्या है, अर्ध सत्य बताने पे या जानकारी के अभाव में या व्यक्तिगत स्वार्थ में इस समय में रोष ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों की जाने जा रही। जहां हमारी कमियां हैं, प्रशासनिक कमियां हैं, सरकार के स्तर पर कमियां, हम पूरी तरीके से कबूल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो लगातार अपने लोगों से, मुख्यमंत्रियों से बात कर रहा है। जो भी सलाह आदेश देने का काम हो रहा है लगातार हो रहा है। उस अनुपात में प्रधानमंत्री जी की भूमिका ये आती है क्या? मैं कह रहा हूं इस राजनीति का समय नहीं है। इन्होंने बजट की बात कर दी, सारी बात कर दी। गुजरात से जो लोग आ रहे हैं, मेहसाना में भी लोग फंसे हुए हैं, जब उनको गुजरात सरकार के द्वारा खाना भेजने जाने का काम होता है, मेरी बात हुई तो वो कह रहे पुलिस वहां लाठी चलाती है, हम वापस आ जाते हैं, भूखे हैं लाठी खाए, उनको आने की कोई प्रबंध नहीं है। सवाल गुजरात महाराष्ट्र का नहीं है। इस समय देश प्रधानमंत्री मोदी जी के सेना नेतृत्व में खड़ा है और सारे लोग सहयोगी के भूमिका में उनके पीछे खड़े हैं। अच्छा ठीक, विनोद जी ठीक, हम तुरंत हमें एक बार नावेद भाई और विनीत शुक्ला जी को भी जोड़ना, लेकिन पहले हम जरा यहाँ तालन साहब को मौका देना चाहते हैं। तालन साहब, अब आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो तुरंत विनोद जी ने गुजरात का जिक्र कर दिया कि साहब वहां से भी आ रहे हैं। यही दिक्कत है क्या यही नजरिया हमें सही फोकस नहीं बनाने दे रहा है? विनोद जी हर बात में बोलेंगे राजनीति नहीं करनी है हमें इन सब चीजों पे, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। मेरे जैसे एक सामान्य आदमी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। आपकी सरकार, आपकी शासन इतने दिन रहा है, कई सारे प्रदेशों में आपकी सरकार है, उनको जिम्मेदार कब ठहराएंगे? जिम्मेदारी के नाम पे बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप बीजेपी को क्लीन चिट दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मुझे कैसे ठहरा सकते हैं? मुझे आप बीजेपी को क्लीन चिट दीजिए, मोदी की प्रशंसा करिए, आपको आपका काम हो जाएगा। देखिए विनोद जी, सेलेक्टिव अप्रोच मत अपनाइए। मैंने बोला कि कांग्रेस बीजेपी के पाले में गेंद डाल देगी, गेंद और बीजेपी कांग्रेस के पाले में डालती, पिच कौन रहा है? आम आदमी। ठीक बात है, यही कहा गया। हमें जरा एक बार जरा मैं नावेद, बस हो गया विनोद जी और तालान साहब हो गया। एक बार जरा मैं नावेद जी के पास। नावेद जी, जो अभी राहुल तालान ने सबसे पहले कहा कि हमारा लक्ष्य या हमारा फोकस कहां होना चाहिए, हमें ठीक से ये पता नहीं चल पा रहा है, चूंकि इस महामारी ने, इस संक्रमण ने एक साथ कई फ्रंट खोल दिए। क्या जो सारी दिक्कतें हैं वो इसी वजह से आ रही हैं कि हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारी चीजें सीमित हैं, लेकिन जो लड़ाई के फ्रंट हैं वो बहुत सारे हैं। हमें बहुत कंसोलिडेट होकर, एकाग्र होकर अपनी लड़ाई पर फोकस करना होगा अगर हमें आने वाले दिनों का मुकाबला करना है तो। नावेद साहब बोलिए। जी देखिए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सरकारें काम कर रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर बात करूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ गलतियां हो रही हैं, इसको दोहराना है। इसको हर पत्रकार को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर आम नागरिक को दोहराना चाहिए ताकि सरकार के कानों तक जाए और उसमें सुधार हो। मैं एक गंभीर बात कहना चाह रहा था जो बार बार कट रही है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने ग्राउंड पे देखी है। देखिए, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो एक बात महत्वपूर्ण आई थी, प्रैक्टिकल बात ये थी कि जब आवश्यक सामग्री कैसे घरों तक पहुंचेगी। जब हम अपने घरों में कैद होंगे तो हम खाना क्या खाएंगे, सब्जी कैसे मिलेगी, फल कैसे मिलेगा, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बाकायदा ऐलान किया था कि महत्वपूर्ण चीजें हम खुद पहुंचाएंगे, जो प्रैक्टिकल बात नहीं थी और ना वो हो पाई। ये बात हो सकता है हड़बड़ी में सरकार ने इतना गंभीर विषय था, बड़े बड़े फैसले लेने थे, उसने कर लिया, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उससे नहीं जुड़े हुए थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि घरों में जरूरी सामान पहुंच जाए, इसके लिए दूध, सब्जी और फल वगैरह के लिए छूट दे दी गई मंडियों को और घरों तक। अच्छा, हुआ क्या कि जो छोटे छोटे ठेले वाले तमाम, जो कोई पान की गुमटी लगाता है, कोई कुछ बेचता है, कोई कबाड़ी है, उन्होंने भी सब्जी बेचना शुरू कर दी क्योंकि यहाँ पे छूट दे दी थी और सब्जी की जरूरत भी थी लोगों की प्रतिरोधक अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। हमें सब्जियां खाना बहुत जरूरी है। नावेद भाई, बहुत संक्षेप में जितना हम समझ पाए। नावेद भाई, जो आप कह रहे हैं बहुत संक्षेप में जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, नहीं मैं ये चाहता हूं कि आपकी बात का जवाब भी आ जाए कार्यक्रम खत्म होने से पहले। क्या आप ये कह रहे हैं कि हम चीजों के इस्तेमाल में, यानी नियम बनाने में या कोई व्यवस्था, नहीं हम क्या व्यवहारिकता का ख्याल नहीं रख रहे? हाँ बोलिए नावेद भाई, बोलिए। सब्जी वालों की जो टेस्ट हो रही है
जो मंडियों में की जो प्रेमिसेस है वहां से लगातार पॉजिटिव निकल रहा है। ये बहुत बड़ी विस्फोटक स्थिति है। मैंने ग्राउंड पे देखा, क्योंकि सब्जी वाले सब लोगों के संपर्क में हैं, उन्होंने सब्जियां दी हैं। जब उनको आजादी दी गई थी तो क्यों नहीं उनका चेकअप हुआ और क्यों नहीं उनकी निगरानी रखी गई? ठीक, टेस्टिंग वाली बात, टेस्टिंग वाली बात जो आपने इससे पहले कही कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर है उनकी टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है या बढ़ाई क्यों नहीं जा रही है और ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? विनीत जी प्लीज आंसर करिए इससे पहले कि कार्यक्रम खत्म हो, उनकी बात का जवाब आ जाए। प्लीज बोलिए कि क्या व्यवहारिकता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है? ऐसी चीजें की जा रही हैं जो कुछ दिन हो रही हैं, लेकिन अंततः चूंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, हम बहुत बड़ी आबादी के मुल्क हैं, वो चीजें नाकाफी हो जा रही हैं। बार बार वो फ्रंट लाइन वॉरियर की टेस्टिंग का सवाल उठा रहे हैं। विनीत जी प्लीज आंसर करिए। सब्जी वालों के सवाल उठा, ठीक, करोड़ों लोगों तक पहुंच गए। और ये एक बड़ा थ्रेट है, ये एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि लोग सब्जियां खरीदेंगे और सब्जी एसेंशियल चीज है, आदमी खाना खाएगा, उनकी टेस्टिंग होनी जरूरी है। प्लीज विनीत जी आंसर करिए। विनीत जी फ्रंट लाइन वॉरियर जो है राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं, फ्रंट लाइन वॉरियर की जांच की बात हो, उनको N95 मास्क देने की बात हो, PPE किट देने की बात हो, सारी चीजों पे सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं हो रही है। इस समय हम सबको मिल करके, राजनीति छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना जैसी महामारी से सबको सहयोग बना करके, बहुत अच्छी बात आपने कही और इसी बात पर हम कार्यक्रम खत्म भी करना चाहते हैं कि सारी चीजें एक तरफ रख देनी होंगी और केवल मिलकर इस चुनौती, इस महामारी का ही सामना करना होगा अगर हमें इस पर विजय हासिल करनी है तो। और हम हर रोज आपको बताते हैं कि एक नागरिक होने के नाते आपको क्या करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी।